आदाब है प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। HFMC की जानिब से तमाम देखने वाले हजरात को दिवाली मुबारक। और ये दिवाली हम सब के लिए सुख देकर जाए, चूँकि ये त्यौहार बहुत अहम होता है हिंदुस्तान में और हमारे तमाम भाई इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं। हम चाहते हैं कि HFMC की तरफ से भी आपको मुबारकबाद देना ज़रूरी है। नाज़रीन, हाल ही में महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ के जो रिज़ल्ट आए हैं वो आप सभी के सामने है। मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली है, गवर्नमेंट बनाना जारी है। लेकिन हमारे शहर, खुसूसन हमारे शहर में औरंगाबाद में एक नया इनकलाब आया है, हम ऐसा कह सकते हैं। MIM यहाँ पर आई है। एक महीना पहले तक जो शख्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, आज हमारे सेंटर का MLA है। और MIM की जो हवा चली वहाँ पर सेकुलर जो पार्टी अपने आप को कहलाती थी वो कहीं पर नज़र नहीं आई। क्या वजह है कि MIM की जो हवा चली, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जानने के लिए हमारे सेंटर के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील साहब हमारे साथ हैं। मैं बताता चलूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब हमारे शहर के मशहूर डॉक्टर अब्दुल जलील साहब के फ़र्जंद है। इनकी तालीम यहीं हमारे शहर के होली क्रॉस स्कूल में हुई, बाद में गवर्नमेंट आज़ाद कॉलेज, SB कॉलेज और विद्यापीठ में इन्होंने तालीम हासिल की। JNC कॉलेज में इन्होंने रह चुके हैं। NDTV से काफ़ी दिनों से NDTV के साथ थे और इसी इलेक्शन में वो हमारे शहर में आए और आज वो हमारे MLA है। जलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल कि आपको सियासत में आने के लिए क्या चीज़ ने वो किया है? ये सब सबसे पहले तो मैं भी ये मौके पर औरंगाबाद के सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर ये खुशियों का त्यौहार मनाएं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो हालात मैंने पिछले 23 सालों से देखते आ रहा हूँ जर्नलिज़म में रहते हुए, चाहे फिर वो मीडिया के हालात हो, बदलते हुए हालात, जो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो हर साल बद से बदतर होते जा रहे हैं, और पॉलिटिक्स की जो हालत है वो भी मैं बड़े क़रीब से देखा हूँ। एक वो राजनीति होती है जो लोगों को दिखाई देती है और एक ऐसी राजनीति होती है जो पर्दे के पीछे खेली जाती है, और वो बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति होती है। इसमें मीडिया भी शामिल होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब ये चीज़ों को आप करीब से देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि कब बदलाव आएगा, देश में कब बदलाव आएगा, हमारे बीच में कब बदलाव आएगा। और ख़ासकर अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी की जिस तरह से हालत है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारा ये सब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। मैं औरंगाबाद शहर से ही बिलोंग करता हूँ और औरंगाबाद शहर में कई ऐसे लीडर्स हुआ करते थे जो MLA और MP चुनकर जाते थे, लोग उन्हें चुनते थे, अच्छे कैलिबर के लोग होते थे। लेकिन पिछले कुछ 20-25 सालों के अंदर ऐसी हालत हो गई है कि अब एक सवाल खड़े होने लगा था कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी में कोई अच्छे लोग नहीं है, क्या कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्यों ये लोग नहीं आते हैं। यही वजह है कि जो लोग सामने आ रहे थे वो लोग चुनकर तो चले जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखा है। चुनकर जाने के बाद उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा और पब्लिक की तरफ वो नहीं देख रहे थे। यही वजह है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरों को ये कहूँ कि साहब आप जाइए, आप अच्छे आदमी हैं, आप जाइए और आप जाके कोशिश करिए, आप बदलाव लाने की कोशिश करिएगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं दूसरों को क्यों कह रहा हूँ, ये हिम्मत मैं क्यों नहीं करता हूँ। तो मैंने 23 साल का जर्नलिज्म कर लिया था, तो मैंने सोचा कि अब 23 साल हिम्मत कर ही लिया आपने। लेकिन हिम्मत करते समय आपने MIM पार्टी क्यों चुनी, जबकि MIM पार्टी को एक लेबल लगा है कि वो एक ख़ास कम्युनिटी को बिलोंग करती है और ख़ास लोगों की बात करती है? ख़ास लोगों की बात या मतलब इसे घुमा फिराने के पूछने का सवाल नहीं है, ये मुसलमानों की बात करती है। मुसलमानों की बात करती है ये साहब। मुझे आप ये बताइएगा कि यादव अगर अपनी पार्टी फॉर्म करता है तो वो समाजवादी पार्टी बन जाती है, बहुजन समाज की बात होती है तो वो बहुजन समाज पार्टी बन जाती है, दलितों की बात आती है तो साहब RPI के 4-6 फैक्टर्स बन जाते हैं, फैक्शंस, दलित पैंथर बन जाती है, मराठाओं की अगर बात होती है तो NCP आ जाती है। तो हर जो कम्युनिटी है उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। मुस्लिम की पॉलिटिकल पार्टी कभी बनने नहीं दी गई है, क्योंकि एक कांग्रेस और NCP का ये एक बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है और ये पार्टी चाहती थी कि साहब अगर इनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। उन्हें ये मालूम था कि मुसलमान अगर
अगर अपनी पार्टी बना लिए तो मुसलमान उनके साथ चले जाएंगे, तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएगी करके। और MIM को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ। MIM आंध्र प्रदेश में ही चल सकती थी, महाराष्ट्र में उनको आने की ज़रूरत नहीं होती थी अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुसलमानों का ख्याल रखती। और सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, दलितों के साथ भी जिस तरह की राजनीति वो खेलते आए हैं कि दलितों का इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद जिस तरह से उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, बैकवर्ड क्लासेस को जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। इसी वजह से MIM आई और हमने भी ये सोचा कि MIM के अंदर बुराई क्या है उसमें। अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अगर हम देना चाहते हैं मुस्लिम पार्टी के ज़रिए तो इसमें बुराई क्या है। सर, औरंगाबाद में, खुसूसन औरंगाबाद की बात करेंगे तो MIM को इम्तियाज़ जलील से फ़ायदा हुआ या इम्तियाज़ जलील को MIM से फ़ायदा हुआ? फ़ायदा किसी को भी हो, हमारा बेसिक चेहरा मिला इम्तियाज़ जलील जो सभी को कबूल हो गया, इसलिए MIM। इससे पहले भी MIM ने यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया था जो 12-13 हज़ार वोट लिया था उसने। देखिए, दो लोगों का नज़रिया कुछ भी रहे कि किसको किसका फ़ायदा हुआ है, MIM का भी मकसद साफ़ है और इम्तियाज़ जलील का भी मकसद साफ़ है कि कम्युनिटी को फ़ायदा होना चाहिए इसका। मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मैं MLA बन गया हूँ, तो मुझे वो नहीं चाहिए। इम्तियाज़ साहब, आप बताइए कि इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स है तो आपके दिमाग में क्या है कि कौन से प्रॉब्लम है और उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर हम डेवलपमेंट की बात अगर करते हैं तो कौन से मुद्दों के ऊपर बात करते हैं कि साहब अच्छी सड़क होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। ये पिछले 65 सालों के अंदर ये हमको मिल जाना चाहिए था। अब हमने है तो बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस डेवलपमेंट प्लान्स लाना चाहिए था, लेकिन 65 सालों के बाद भी अगर औरंगाबाद शहर एयरपोर्ट के बाहर अगर आप निकलिएगा और कहीं पर भी जाइएगा तो आपको सिर्फ खड्डे ही खड्डे नज़र आते हैं। तो ये वो खड्डे हैं जिसमें से पब्लिक का पैसा है तो लोगों ने है तो निकाला है, नेताओं ने निकाला है, कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स ने निकाला है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने निकाला है। तो इतना करप्शन हुआ है कि मतलब आज आपको औरंगाबाद शहर के अंदर ढूंढ के निकाल लीजिएगा कि मुझे आधा किलोमीटर की एक अच्छी सड़क मुझे दिखानी है औरंगाबाद शहर में आके, तो वो आपको मिलने वाली नहीं है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, बड़ा अफसोस होना चाहिए औरंगाबाद शहर के लोगों के लिए, औरंगाबाद के मीडिया के लिए उतना ही जिम्मेदार है औरंगाबाद की हालात को इस तरह से खस्ता करने के लिए। मीडिया वाले आ रहे हैं और मुझसे कड़े सवाल कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहेंगे। नहीं, मीडिया वालों ने अक्सर वो जो पद पे पहले बैठे थे उनसे भी सवाल किया है, हमारे गले सूख गए हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आप करने वाले हैं? नहीं, ब्लूप्रिंट यही है कि मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ कि मैं अकेले आकर पूरा शहर को बदल दूंगा कर। मैं मीडिया हाउसेस में गया, पूरे न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स से मिला, सब रिपोर्टर्स से मिला। मैं मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो मेरे खिलाफ लड़े हैं मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, मैं आम जनता के पास जाऊँगा। ये सभी का कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। इम्तियाज़ जलील साहब चुनकर आ गए हैं 20,000 की लीड से और अब ओवरनाइट वो शहर को बदल देंगे, ये मुमकिन नहीं है और मैं झूठे वादे भी नहीं देना चाहता हूँ। अगर सब जने मिलकर आए हैं, मेरे खिलाफ अगर आपको कुछ लिखना है या बोलना है तो आप बिल्कुल लिखिएगा, लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर मेरे हिसाब से कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल अपोनेंट हो, हम सब साथ में मिलकर बैठ सकते हैं, मीडिया बैठ सकता है। आप हमको कटघरे में खड़े करिएगा कि इम्तियाज़ साहब आप ये काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको जवाब देंगे। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम उसमें साथ चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं और वो हमें मिलना चाहिए। मेरी खातिर नहीं है, मैं मेरे घर के गली को साफ़ सुथरा नहीं रखना चाहता हूँ, मैं शहर की हालत अच्छा करना चाहता हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुस्लिम एरियो की बात कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो पूरे औरंगाबाद शहर के मैं वही सवाल पर था कि MIM एक ख़ास मुसलमानों की पार्टी है, तो हमारे जो दूसरे भाई है जो शहर में रहते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, या अभी मुसलमानों की बात करेंगे या मुसलमानों के काम करेंगे, इस तरह का एक चल रहा है। नहीं चल नहीं रहा है। मैं इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार बनाता हूँ, क्योंकि मीडिया है तो एक इमेज तैयार करती है, किसी की भी इमेज बनाना और बिगाड़ना ये मीडिया के हाथ में। तो मीडिया ने इस तरह से एक बउआ खड़ा कर दिया है कि साहब MIM आ गई है, एक इतना बड़ा है तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। शेर आया आप ही के कार्यकर्ता बोलते हैं। नहीं, शेर आया है, किसी को आप कुछ भी बोल लीजिएगा तो मैं असली में तो शेर नहीं हो जाता है। ये लोगों की भावना है, लोग मुझे किसी भी उससे ये कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया ने इस तरह का प्रोजेक्शन कर दिया है कि साहब MIM आ गई है, अब पूरे महाराष्ट्र में 2 इनके MLAs आ गए हैं तो अब दंगा शुरू होने वाला है, अब महाराष्ट्र तो बिल्कुल जलने वाला है, इम्तियाज़ जलील तलवार लेकर निकलने वाले हैं। तो इस तरह का मतलब एक मीडिया है, सेक्शन ऑफ द मीडिया, जो इस तरह का एक भ्रम क्रिएट कर रहा है। लेकिन हमने साफ कहा है, आप पिछले 1-1.5 महीने के अंदर देख लीजिएगा कि MIM ने कौन सी ऐसी बात करी है कि नहीं साहब ये धर्म गलत है, ये गलत है करके। हम डेवलपमेंट के इरादे से आए हुए हैं और अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट के ही इशू के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम धर्म की राजनीति करेंगे तो साहब एक मरतबा हमारे को चुना के दे देंगे, दूसरी मरतबा लोग बोलेंगे कि आपने काम किए है, ये बताइए। सर MIM अगर मराठवाड़ा की हम बात करेंगे, MIM यहाँ पर आने से
सबसे ज़्यादा नुकसान जैसे कि जाहिर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को हुआ है, जो उसका बहुत बड़ा वोट बैंक था वो बाज उठ गया है। तो आपके सीधा सीधा फाइट किससे थी इस इलेक्शन में? सीधे सीधे फाइट आप अच्छी तरह जानते हैं कि शिवसेना बीजेपी ना तो मुसलमानों के पास आती है, ना वो उम्मीद करती है कि मुसलमान उन्हें वोट देंगे, और मुसलमान उन्हें देते भी नहीं है, क्योंकि वो टिकट भी नहीं देते हैं मुसलमानों को। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये एक झूठे सेक्युलरिज्म का एक नाटक करते आई है। हमेशा ये बोला गया है मुसलमानों को और दलितों को कि देखिए साहब, आप हमें वोट दीजिएगा, अगर नहीं देंगे तो आपको डराया जाता था कि देखिए शिवसेना आ जाएंगे, डराया जाता था कि देखिए बीजेपी आ जाएगी करके। तो हमारा ये है कि ये जो झूठा सेक्युलरिज्म लोगों को दिखाकर, लोगों को बताकर, ये सिर्फ वोट बटोरने की जो राजनीति करते थे। सत्ता में भागीदारी की बात आती थी कि तो नहीं साहब, मुसलमान और दलित है ना, आप बैकवर्ड क्लासेस के हैं, आपको हम कॉरपोरेटर बना सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों के सामने गए और लोगों के सामने यही बताया है कि क्यों नहीं होना चाहिए, मुसलमानों का एमएलए क्यों नहीं होना चाहिए। क्या रीज़न है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नज़र नहीं आती है जहाँ से वो एक एमपी चुनकर पार्लियामेंट के अंदर भेजे। ये जिम्मेदारी होना चाहिए शरद पवार साहब की, होना चाहिए चौहान साहब की, होना चाहिए पूरे कांग्रेस के लीडर्स की, कि आप पिछले 65 साल से इनके वोट ले रहे हैं, एक एमपी आप नहीं भेजना चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, आप सिखों का एक एमएलए बना के भेजिएगा, उसको भी लगना चाहिए मैं इस देश का नागरिक हूं करके। आप एक क्रिश्चियन को भेजिएगा, उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है करके, भले ही उनका पॉपुलेशन कितना भी हो। बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, क्या मतलब, क्या सत्ता मतलब सिर्फ एक दो कम्युनिटीज़ के लिए ही रह गई है और बाकी कम्युनिटी से वोट डालने के लिए रह गए हैं? तो हमारा बिल्कुल, हमने लोगों के सामने यही गए हैं और लोगों के सामने यही एक्सपोज किया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपके वोटों का किस तरह सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, आपको सत्ता में भागीदारी नहीं दे रही। आपने मुसलमानों को इमोशनली करके वोट हासिल किया, इस तरह का भी इल्ज़ाम आपको? कोई इमोशनल नहीं है, हमने जाके सच्चाई बताई है। आप एक इल्ज़ाम बता दीजिएगा हमने कौन सी इमोशनल बात कही है। हमने लोगों के सामने सिर्फ सच्चाई रखी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस के जो यहाँ पर लीडर्स है, उन्होंने अगर राष्ट्रवादी का काम करते हैं इलेक्शन में या कांग्रेस का काम करते हैं लीडर, तो आपके कार्यकर्ता व्हाट्सएप के ऊपर को कहते हैं कि इनको बाइकआउट करो। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई बॉयकॉट नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हर आदमी को हक है। मेरे घर में अगर 5 मेंबर, एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा माहौल बन गया कि जहाँ पर अगर मुसलमान एमआईएम के साथ नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। नहीं, क्रिएट नहीं है साहब, आप ये समझ लीजिएगा कि ये पिछले कितने सालों के बाद, 29 साल के बाद 60,000 लोगों ने आकर है तो एक साथ वोट किए हैं। अगर दूसरे लोगों ने ये नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं वो लीडर जो खड़े हुए थे, ये हमेशा की इस तरह की राजनीति रही है कि मुसलमानों के वोटों को तकसीम किया जाए। एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए, और आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब पैसों का खेल होता था। अब ये पैसे का खेल जब ख़त्म हो गया है, लोगों को लगा कि साहब पिछले हम इतने सालों से पैसा कमा रहे हैं, राजनीति को हमारा धंधा बनाए हुए है, ये कौन साहब आ गए हैं 20 दिन, दुकानें बंद हो गई, 20 दिन के अंदर आ गए और हमारे तो धंधा ही बंद हो गया, हमारी तो दुकानें ही बंद हो गई है, हम तो हमेशा पैसा लेकर ये कौम का धंधा करते थे, अब हमारा आगे का कैसा होगा करके। तो लोगों को भी ये समझ में आई है बात। लोग, ये जो नेता आप जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये नेता सिर्फ अकेले नेता रह गए थे। जब इन्होंने पीछे पलट कर देखा तो समझा, पता चला कि साहब पूरी पब्लिक तो गायब हो गई है यहाँ से। तो सिर्फ ये जो चंद नेता थे जो मतलब अभी भी मतलब दलाली कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एमआईएम में आइए, लेकिन कौम की दलाली करना बंद कर दीजिएगा मेहरबानी करके। सर, औरंगाबाद में लोगों की बहुत बड़ी मांग है, पासपोर्ट ऑफिस है, हज हाउस का जो मसला अटका पड़ा है उसको लेकर के भी वो बहुत बातें होती है। ये दोनों इशू के ऊपर आप किस तरह आगे बढ़ेंगे? बड़े अफसोस की बात होनी चाहिए कि मतलब आपके पास प्लेन तो आ गया है, आप यहाँ से हाजियों को उड़ा तो रहे हैं सीधा, लेकिन आपके पास पासपोर्ट ऑफिस नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप अकेले, मुझे जिम्मेदार नहीं। आप ये सवाल है तो उन लोगों से पूछिए। सवाल नहीं, आपके पास क्या प्लान है इसके लिए? नहीं, मेरे सामने वही प्लान है जो प्लान है तो पुराने लीडर्स ने नहीं कंप्लीट किया है। उन्होंने करना चाहिए था। अगर एमपी थे यहाँ के जो इतने सालों से चुनकर आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर नहीं हो रहा था, उन्हें पार्लियामेंट के सामने एक दिन के लिए अगर धरना देते तो दूसरे दिन पार्लियामेंट यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आ गया होता। हज हाउस जो है, मुझे बताया गया था कि मतलब लड़कों को यहाँ पर है तो आंदोलन करना पड़ा था, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा था हज हाउस के लिए। तो हज हाउस तो आपने दे दिए है, लेकिन एक तरह की गंदी राजनीति भी आपने कर दी है कि साहब एक हज हाउस के साथ है तो एक वंदे मातरम हॉल भी लगा दिए है वहाँ पर। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है ये हमेशा है तो जात और धर्म की राजनीति करती आई है। हज हाउस जो है ये कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब औरंगाबाद के नहीं, मराठवाड़ा के पूरे
लीडर्स ने एक साथ मिलकर आना था और सरकार की ये ज़मीन के टुकड़े के ऊपर लात मारना था, बोलना था आप लेके जाइए करके। अगर मैं रहता, आज भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर 1-1.5 साल के अंदर अगर हज हाउस नहीं होता है, सरकार को हम बोलेंगे तुम रखो अपनी तुम्हारी ज़मीन। औरंगाबाद का क्या या मराठवाड़ा का क्या ऐसे लोग नहीं है जो अपनी हैसियत के हिसाब से, मेरी हैसियत 1,000 रुपये की है, आपकी 1 लाख रुपये की है, क्या हम लोग एक हज हाउस के लिए पैसा जमा करके अपना हज हाउस नहीं बना सकते? बना सकते थे, लेकिन ये लीडरशिप का विजन होना चाहिए था। क्यों इतने साल सरकार के एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए इंतज़ार करते बैठे रहे कि नहीं सरकार हमको खैरात में देंगी तो हम हज हाउस बनाएंगे करके? अब वो दिन चले गए हैं। अब हम सरकार के पास ना जाएंगे, देना है दीजिए, इज्जत से दीजिएगा, उसमें भूख हड़ताल उड़ताल पे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, पब्लिक से पैसा जमा करेंगे और तैयार करेंगे। एक हज हाउस नहीं, ऐसे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ चाहिए बताइए, हम जाके बनाएंगे। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। सर, अभी और बहुत बड़ा मसला है मुस्लिम कम्युनिटी में, नौजवानों की रोज़गार का और तालीमी एतबार से भी अगर देखा जाए तो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, और ख़ुसूसन उर्दू मीडियम के स्कूल्स में वगैरह। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आप किस तरह नज़र रखते हैं? मैं आपको यकीनन झूठे सपने या झूठे वादे नहीं देना चाहता हूँ। औरंगाबाद का डेवलपमेंट देखिए उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब शहर के अंदर कम्युनल हार्मनी रहेगी। ज़रा से उसके ऊपर अगर मतलब शहर का माहौल अगर ख़राब हो जाता है तो मुझे बताइए कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे आना चाहेगा, कौन सा बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर आना चाहेगा, कौन सा बेवकूफ़ टूरिस्ट रहेगा जो यहाँ पर आके अपना परेशानी मोल लेगा उसमें। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मैं ये समझ कर चलता हूँ कि जब तक सभी लोग मिलकर नहीं रहेंगे, जब तक सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, राजनीति हो गई है। अब मैं सबको कहता हूं कि 4.5 साल अब आप भूल जाइए, आपका धर्म आपको मुबारक, मेरा धर्म मुझे मुबारक, मैं अपने, लेकिन अब अपने धर्म को आप सड़क के ऊपर मत लेके आइए। अब ये है कि डेवलपमेंट अगर होना है तो साहब इंडस्ट्रीज़ आना पड़ेगा, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स आना पड़ेगा। तब जब तक ये नहीं आएंगे जब तक शहर का माहौल अच्छा नहीं होगा। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं अगर किसी इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करूँगा जाके कि साहब आप औरंगाबाद में आइए, अगर वो औरंगाबाद में आता है और एयरपोर्ट के बाहर ही देखता है कि किस तरह की गंदगी है, सड़क की हालत क्या है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? और क्यों आप लोगों को है तो नौकरी मिलने वाली है, आपको नहीं मिलने वाली है। अभी जब तक हालात सुधरते नहीं है, यहाँ के नौजवानों को अच्छे शहरों में जाना पड़ेगा, पूना जाइए, मुंबई जाइए, दूसरे शहरों में जाके आपको नौकरी। झूठे वादे नहीं है कि मैं आने वाला हूँ और आपको 10,000 नौकरियाँ देने वाला हूँ। आपके पास इंडस्ट्री ही नहीं आने वाली है, आपके पास है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बेहतर होने वाला है। जब तक इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे उसके बाद फिर मैं ये दावा करूँगा कि नहीं 1 साल के अंदर मैं 2,000 बच्चों को नौकरी पर लगा सकता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री आई है, बिजनेस आया। जब तक ये नहीं है तो आप झूठे वादे करना, मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे बोलने के लिए नहीं पूरी है तो मैं सभी को नौकरी पर लगाऊंगा करके, ये सब बकवास बातें हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना। जी, टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा हमारे पास मार्केट है, लेकिन टूरिस्ट भी जो है जिस तरह से पहले आया करते थे, जिस तरह हमारे पास जो बिज़नेस हुआ करता था वो भी ठप पड़ा है। तो उसको लेकर के आपके दिमाग में कोई प्लान है? अगर हिंदुस्तान में अगर ऐसा कोई शहर है जहाँ पर 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, तो वो सिर्फ औरंगाबाद है। दूसरा कोई शहर ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारे पास 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इतने करीब के हैं। पंचक्की आपके पास है, बीबी का मकबरा आपके पास है। मैं आपको देता हूँ यहाँ से पंचक्की अगर आप गाड़ी से अगर जाएंगे तो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगना चाहिए, लेकिन पंचक्की के सामने एक गेट बना हुआ है, उस गेट को क्रॉस करने के लिए आपको कभी कभार है तो आधा घंटा रुकना पड़ता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं साहब। आप जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे लोगों को, टूरिस्ट क्यों आने वाला है आपके पास? टूरिज़्म को जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे, यहाँ पे लोनार क्रेटर जो है वो दुनिया में मशहूर हो गया है कि औरंगाबाद के पास है तो एक लोनार क्रेटर है जो कुदरती तौर के ऊपर बनाया हुआ है। आप औरंगाबाद के लोगों से पूछ लीजिएगा कि साहब आपको मालूम है कि आप कभी लोनार क्रेटर गए हैं क्या? तो नहीं गए हैं। उसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% लोग बोलेंगे कि हम गए नहीं हैं करके। तो ये चीज़ों को प्रमोट करने के लिए देखिए कैसा है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी समझ जाता है, अरे नेताओं को इंटरेस्ट नहीं है, अपन काय के लिए मेहनत करने का, अपनी सैलरी मिल रही है करके। लेकिन अब मैं अगर जाकर टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बोलूँगा कि मुझे आप बताइए आपका प्लान क्या है औरंगाबाद का टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, तो उनको भी ये ख्याल आएगा कि नहीं कोई तो है हमारे सवाल करने के लिए आया है करके। तो हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा ये। सर, आखिरी सवाल कि अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहे हैं और MIM में जो लोग भी जुड़े हैं, बहुत सारे इस नीयत से जुड़े हैं कि आने वाले इलेक्शन में उनको टिकट मिल सकता है MIM का, बहुत सारे इच्छुक लोग हैं। तो आने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पार्टी कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगी, या यही मुद्दा रहेगा जो इस बार लिया गया था कि सब यूनाइट हो जाओ, सब एक जगह आ जाओ, हम हमारी गवर्नमेंट बना लेंगे?
नहीं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन एक बिल्कुल अलग रहने वाला है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने, मैंने आपको जैसा बताया था कि मुसलमानों को, दलितों को, बैकवर्ड क्लासेस को कॉरपोरेटर हद तक बना दीजिएगा। एमएलए और एमपी नहीं बना रहे थे, अब हम एमएलए बन गए हैं। अब हम है तो यहाँ कॉरपोरेशन की भी थोड़ी सी राजनीति बदलना चाहेंगे। हमने पहले भी, मैंने न्यूज़पेपर ऑफिस में जाकर ये कहा है कि कॉरपोरेशन भी हमारा टारगेट रहने वाला है, लेकिन हम धर्म के आधार के ऊपर है तो कॉरपोरेशन में नहीं जाना चाहते हैं। हम अच्छे अच्छे कॉरपोरेटर्स चुनना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे लोगों को इसके अंदर लाना चाहते हैं। वो जो लोग जो कॉरपोरेशन को या कॉरपोरेटर बनकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, पैसा कमाने का एक जरिया बनाना चाहते हैं, अब वो लोगों को एक मैं मैसेज क्लियर देना चाहता हूँ कि बराए करम मेहरबानी अपना हमसे उम्मीद रखिए, हम आपको टिकट देंगे, और ना आप ये समझिएगा कि आप है तो चुनकर आने वाले हैं। हम आपको टिकट भी नहीं देंगे अगर आप धंधा करने के इरादे से आना चाह रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को हम कोशिश करेंगे लेके आएंगे करके, और कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर हम दिखा देंगे कि लोग हमको जो दावा करते हैं कि साहब ये सेक्युलर पार्टी नहीं है, ये कम्युनल है, ये सिर्फ अपने धर्म के बारे में बात करती है। सिर्फ एमआईएम एक ऐसी पार्टी रहेगी औरंगाबाद में जो ये साबित करके दिखाएंगी कि किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर आपका कैरेक्टर क्लीन है, अगर आप नेक नियति के साथ इसमें आना चाहते हैं राजनीति के अंदर, तो आप किसी भी धर्म के हो, एमआईएम आपको टिकट देंगी। और न सिर्फ टिकट देगी, हम ये पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा डालेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स को हम चुनकर भी लेके आएंगे, चाहे फिर वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो या नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो। ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि हम टिकट देंगे और उन्हें चुनकर लाने की भी जिम्मेदारी है फिर हमारी रहेगी। जो सेकुलर पार्टी हमेशा कहती थी वैसा करती नहीं थी। सर, हमारे माध्यम से, हमारी जानिब से, हमारे से आप अपने कार्यकर्ताओं को जो जज्बाती बातें हो रही है और जज्बाती बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एमआईएम के सभी जो कार्यकर्ता है, मैं जानता हूँ आप लोगों का जोश जिस तरह था, यही वो जोश था जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, अब इलेक्शन 19 अक्टूबर को नतीजे सामने आ गए हैं। अब राजनीति ख़त्म हो जानी चाहिए। किसी का बॉयकॉट करना, हमने ये इस तरह की हरकतें करना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपकी जो हरकतें हैं वो पार्टी की इमेज को दर्शाती है। अगर पार्टी की इमेज अगर ख़राब होती है तो आप समझ लीजिएगा आप हमें पीछे ले जा रहे हैं। हम बड़े नेक इरादे के साथ आए हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें आपका साथ चाहिए। किसी भी तरह के कोई ऐसे नारेबाजी नहीं करिएगा कि किसी को ठेस पहुँचे, कोई ऐसी हरकत ना करिएगा कि आप कहीं जाकर है तो कुछ गलत हरकत कर रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर पुलिस वाले बता रहे हैं कि ट्रिपल सीट जाते हैं, झंडे लहराते हैं। ये सब खुशी करना एक अलग बात है, लेकिन किस हद तक करना चाहिए ये आप देखिएगा कि आपकी खुशी की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, आपकी पार्टी की इमेज को ख़राब ना हो, आपके एमएलए की इमेज ख़राब ना हो। ये ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी पूरी आप लोगों की है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात मानेंगे। ये शहर बहुत अच्छा शहर है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर जश्न मनाना चाहिए, और अगर ये मुमकिन हो पाता है तो हम समझेंगे कि असली जीत हमारी वो जीत है। आपके एमएलए की इमेज को धक्का ना लगे, ऐसी कोई हरकत ना करे, सर ने कहा है। इरादे बुलंद है, बहुत कुछ करने की तमन्ना है, वक्त बताएगा सिस्टम के साथ साथ चलते चलते इम्तियाज़ जलील कहाँ तक पहुँचते हैं। अगले हफ्ते ऐसे किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार, शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।